जय हिंद ऑल। मैं इंजीनियर रुपेश कुमार सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आईआईटी और मेडिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड के लिए तो है ही। 12 है तो उसमें तो पूछा नहीं जाता है, और 11th है तुम लोग पढ़ते नहीं हो ठीक से। पढ़ें, जो भी चैप्टर है उसे पढ़ें, आगे काफ़ी ये हेल्प करेगा। याद रखोगे कि मैं जो पढ़ाया हूँ आने वाले दिनों में मतलब ग्रेजुएशन में या फिर इंजीनियरिंग में या मेडिकल में भी कितना हेल्पफुल है। ये मत समझना कि मेडिकल में फिजिक्स का क्या करेंगे। फिजिक्स भी मेडिकल का ही एक पार्ट है, नहीं है? है ना? एक्सरे मशीन बिना फिजिक्स का बनेगा? सीटी स्कैन बिना फिजिक्स का बनेगा? अल्ट्रासाउंड मशीन जो होता है बिना फिजिक्स का बनेगा? तो फिजिक्स जानना जरूरी है। अब डॉक्टर बन जाओगे, फिजिक्स जानोगे ही नहीं, पता चला पेशेंट को ही करंट लगा के मार दिए, या खुद ही करंट लगा करके उसी में रह गए, मर गए। तो ये नहीं होना चाहिए। पढ़ना चाहिए, जो सामने मिल रहा है उसे ठीक से करें। ठीक है? सामने जो भी मिले एक बार में एक ही काम करें। तो चलें आज एक नए चैप्टर के साथ, और उसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। क्या है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट नाम से ही स्पष्ट है। हीट क्या है? एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। उसके लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के भी ट्रांसफर होगा, वो भी होता है। अगर मीडियम मॉलिक्यूल नहीं जाता है तो उसको कहा जाता है कंडक्शन। मीडियम मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर होकर पहुंच गया, मीडियम पार्टिकल, तो उसको कहा जाता है कन्वेक्शन। और विदाउट मीडियम ही पहुंच गया और गर्म कर दिया, तो उसको कहा जाता है रेडिएशन। अरे सनलाइट, वहां से क्या है, हीट आ रही है, और यहाँ अर्थ पर रखा हुआ सब कुछ गर्म हो रहा है, तो उसमें कौन सा मीडियम है? तो वहां से सीधा आता है, तो वो रेडिएशन कहलाता है। राइट? तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अदर प्लेस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में? हीट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांजिएंट एनर्जी, ऐसे लिखे, या लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें समझना ज्यादा जरूरी है। लिखने के लिए बोर्ड है, या बोल ही देता हूँ, पॉज करके लिख ही सकते हो। तो क्या है? हीट इज ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में? ये है हीट का डिफिनीशन। आगे आते हैं, इसी में तुम्हारा अगला टर्म आता है हीट कैपेसिटी। क्या? हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं किससे? सी से। हीट कैपेसिटी क्या है कि कोई भी एक मास ले लें, ये बॉडी ले लें, उसका मास कितना है? m, कुछ भी तो होगा। अब उसमें है कि कितना एनर्जी दिया जाए, हीट एनर्जी दिया जाए कि इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर जाए। तो क्या कहलाता है? वही हीट एनर्जी क्या कहलाता है? इसके लिए हीट कैपेसिटी, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है हीट एब्जॉर्ब करने की, ताकि इसका टेम्परेचर जो हो 1 डिग्री राइज कर जाए। तो आई बात समझ में? तो इसका डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। होगा ना? अब इसी में देखें, अगर हम कहें
डेल टी हीट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मास, ठीक है, सॉरी, डेल टी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इस तरह से कहेंगे, डेल टी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ऑफ एनी मास इफ डेल क्यू हीट रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? लैंग्वेज तो अपना है, अपने हाथ का है, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इफ डेल टी हीट इज प्रोवाइड या डेल टी हीट राइज देन डेल क्यू हीट इज सप्लाई एनर्जी, इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर डेल टी टेम्परेचर है राइज हो जाता है, कब? जब डेल क्यू हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो यूनिट पे कितना? डेल क्यू बाय डेल टी। कोई दिक्कत? अगर यूनिट राइज चाहिए तो कितने हीट की जरूरत होगी? डेल टी हीट राइज होता है डेल क्यू हीट सप्लाई पे, तो यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कितने हीट की जरूरत पे, कितने हीट सप्लाई पे? तो डेल क्यू बाय डेल टी, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? सी। तो यहां से क्या हो जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू सी डेल टी। आई बात समझ में? है ना? तो अब देखें, हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड किया? मास पे डिपेंड किया या बॉडी पे डिपेंड किया? अगर मटेरियल बदलेगा तो हीट कैपेसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जाहिर सी बात है, ये कॉपर है, इसकी अलग हीट कैपेसिटी होगी। हीट कैपेसिटी समझ रहे हो ना? कितना एनर्जी दें हीट एनर्जी की 1 डिग्री से राइज कर जाए। एक दूसरा बॉडी है, तो मटेरियल पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ मास पर भी डिपेंड करेगा। ज्यादा मास होगा, ज्यादा हीट सप्लाई देंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में। कम मास है तो कम ही हीट सप्लाई होगा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में। तो किस पे डिपेंड किया? मास पर भी डिपेंड किया और मटेरियल पर भी डिपेंड किया। यानी कि क्या देखे, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज मास, दोनों पे डिपेंड किया। आई बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या बना? डेल क्यू इक्वल टू सी डेल टी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े। इसके बाद अगला टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। कौन सा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला टर्म लिखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से। ये क्या होता है कि जो तुम पिछले बार हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने में मटेरियल तो लेना ही है, नहीं तो कैसे? जो कोई मास ले रहे थे, कोई भी मास, यहां पर क्या करना है कि उस मास के जगह यूनिट मास लेना है। अब ये यूनिट मास 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, ठीक है? तो यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने में कितने हीट की जरूरत होगी? जितने हीट की जरूरत होगी उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में? सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से देखें, डेल टी टेम्परेचर राइज होता है यूनिट एनी मास m का। डेल टी टेम्परेचर राइज होता है ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, कब? इफ डेल क्यू हीट इज सप्लाइड। तो क्या हो जाएगा? यूनिट टेम्परेचर राइज होगा कब? यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए कम हीट की जरूरत होगी, तो बाय m।
बाय डेल टी। अगर यूनिट मास हो तो और कम हीट की जरूरत होगी, तो डिवाइड हो जाएगा कितना, m से। और इसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि यहां से फॉर्मूला अपने को निकला क्या, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। आई बात समझ में। और यहां ध्यान से देखें, डेल क्यू बाय डेल टी इसको क्या बोलेंगे, डेल क्यू बाय डेल टी अभी अभी देखे हो, सी इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल टी। तो डेल क्यू बाय डेल टी को हम क्या बोलेंगे, सी। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, एम एस। यानी कि यहां से कहें सी डेल टी। कोई दिक्कत। तो ये इसमें क्या देखे, कोई भी बॉडी हो उसका सिर्फ क्या करना है, यूनिट मास लेना है, उसमें कितना हीट सप्लाई करें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर जाए। आई बात समझ में। तो जितना हीट सप्लाई किए हैं वही हीट सप्लाई क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या मटेरियल पे डिपेंड किया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किया कि नहीं किया, किया। मटेरियल बदलेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलेगी। सब की जो होती सारे मटेरियल की अलग अलग होगी। अगर मास बदलेंगे, मटेरियल सेम है, मास बदलेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलेगा क्या, अरे जोर से बोले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्योंकि 1 ही ग्राम तो लेना है, मटेरियल तो जहां जैसा भी हो, 1 ग्राम यहां से लें कि 1 ग्राम यहां से लें कि 1 ग्राम यहां से लें, सब में क्या होगा, सबका 1 ग्राम है तो हीट सप्लाई तो सेम ही होगा। यानी कि ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। यानी क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल while doesn't depend on mass, राइट। यानी कि सिंगल मटेरियल है, सिंगल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, while heat capacity will be different for different body, different mass of same body। आई बात समझ में। तो दो टर्म हो गया, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे बढ़े। इसके बाद अगला टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये क्या होता है, ये होता है हीट एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर फिलअप कर देते हैं, वाटर फिलअप करने के बाद क्या करते हैं, इसमें कोई लिक्विड फिलअप कर देते हैं। लिक्विड फिलअप करने के बाद क्या करते हैं, इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, थर्मामीटर। क्या है ये, थर्मामीटर। वो करने के बाद इसमें क्या करते हैं कि स्टीरर लगा देते हैं। इसका नाम क्या है, स्टीरर।
ये लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें एक हॉट बॉडी डालेंगे, जिसका मास है mb, टेम्परेचर है TB और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है SB। कोई दिक्कत? ये है कौन सा? वाटर। वाटर है W, इसका मास है, ठीक है। और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 होता है, लेकिन यहाँ लिख लें। टेम्परेचर TL लिखते हैं, जो कि लिक्विड है, और ये क्या है अंदर में? लिक्विड, जिसका मास है ml, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SL और टेम्परेचर TL। इसका टेम्परेचर अपना है, मान लें रूम टेम्परेचर पर ही है। ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में है, धीरे धीरे क्या होंगे? स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे। भले दोनों का अलग अलग हो लिए हों, लेकिन स्टेडी स्टेट मेंटेन होने के बाद क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, TL TL, ठीक है। अब देखें, जब हॉट बॉडी इसमें डालते हैं तो हॉट बॉडी क्या करेगा? अपना हीट रिलीज करेगा, और ये तो कोल्डर बॉडी है दोनों, ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा। तो हीट इधर उधर ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं? हम इसको फुल्ली पैक कर देते हैं। कोई दिक्कत है? ये क्या है? थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मटेरियल, जो भी कहें। आई बात समझ में? अब क्या होगा कि जैसे ही हॉट बॉडी इसके अंदर डाले हैं, फिर बंद कर दिए, तो हॉट बॉडी जो है वो हीट रिलीज करेगा, ये दोनों हीट गेन करेगा। जितना रिलीज करेगा क्या उतना ही गेन होगा? उतना ही गेन होगा कि नहीं होगा? तो ये किस पे बेस्ड हुआ? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन हीट एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं हुआ? हीट एनर्जी कंजर्वेशन का कंजर्व मतलब क्या? सुरक्षित रखना। जो हीट है वही रहेगा। तो एक हीट लॉस करेगा, दूसरा हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, ऐसा कर सकते हैं, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। कोई दिक्कत किसी को? हॉट बॉडी लॉस करेगा, किसके तहत लॉस करेगा? किस इक्वेशन के तहत लॉस करेगा? अभी भी दिखाया हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। तो हम लोग यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही यूज करेंगे। आई बात समझ में? ms डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है ना, तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी के तहत ये हीट लॉस करेगा, और ये दोनों जो है ms डेल्टा टी के तहत ही ये हीट गेन करेगा। तो हॉट बॉडी कितना लॉस करेगा? mb sb डेल्टा टी। हमें स्टेडी स्टेट पे एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे आया, ये रिलीज किया, ये दोनों गेन किया, और जब इसका रिलीजिंग खत्म हो जाएगा और ये जो गेन कर रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। उसी को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहेंगे। तो टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट इज, मान लें कुछ भी, लेट टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट इक्वल टू व्हाट? Tm। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा ज्यादा? तो TB ज्यादा है, TB कम हो जाएगा, Tm ms डेल्टा टी। अब ये लिक्विड क्या करेगा? गेन करेगा। कितना गेन करेगा? ml SL। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? Tm माइनस TL। ये वाटर क्या करेगा? WC SW, और ये क्या हो जाएगा? Tm माइनस TL। यही इक्वेशन मेन है।
क्या इसे याद रखोगे? याद रखना है तो सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखो, Q इक्वल टू डेल Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से आया है, डेफिनेशन से आया है। वो तो डेफिनेशन है, उसका कोई प्रूफ हो नहीं सकता। आई बात समझ में ना? तो यही है। अब इसको आगे करने के लिए बोर्ड में लिखना है, तो ये लिखने के बाद इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? कैलोरीमेट्री। इसे लिखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन हीट एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट को गेन बाय कोल्डर बॉडी, है ना? ये करने के बाद लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दोगे इसके बारे में। ये थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज टेकन in which a liquid whose mass, specific heat capacity and temperature is this, and water is also fill up such that heat cannot be exchanged from surrounding in thermally insulated फ्लास्क कहें, कंटेनर कहें। इस तरह से क्या होगा कि एक डिटेल से लिख दोगे, एक पेज उसी में भर जाएगा, उसके बाद इसे लिख दोगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आगे बढ़ें। इसके बाद अगला टर्म है वाटर इक्विवेलेंट। नाम सुने हो? ये क्या होता है कि समझो एक बॉडी है, कैसा भी बॉडी है, ठीक है, उसका मास m है, और इधर हम लेते हैं वाटर। ध्यान से सुनना, इधर हम लेते हैं वाटर। क्या? वाटर। ये क्या है? बॉडी, गिवन बॉडी जो भी कहें। इस बॉडी को यदि हम Q1 टेम्परेचर दें तो क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज किया। Q1 हीट दें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया। क्या इसका जो मास है, कितना भी ले लें, क्या इसको भी हम Q1 दें तो इसका भी हीट राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही करेगा? बोले ऐसा होगा? तुम जानते हो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो हम इस मास को इस ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर इतना ही हीट दें जितना इसमें दिए हैं तो 1 डिग्री राइज कर जाए। यानी वाटर इक्विवेलेंट क्या है कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए मास रिक्वायर्ड, या कहें अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड whose heat capacity is equal to heat capacity of body, ऐसे लिख सकते हैं। amount of it is, ऐसे लिखें, it is amount of water required whose heat capacity is equal to heat capacity of body। यानी कि अगर देखें हीट कैपेसिटी बॉडी का और हीट कैपेसिटी वाटर का सेम होना चाहिए। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? याद करें, एमएस था ना, पढ़े थे ना? डेल क्यू इक्वल टू क्या था? एमएस डेल्टा टी। और डेल क्यू इक्वल टू क्या था? सी डेल टी। था कि नहीं था? अरे नहीं था। तो यहां से देखें एस इक्वल टू क्या मिला?
डेल क्यू बाय एम एस डेल टी, था ना। यहां से देखें C इक्वल टू क्या है, डेल क्यू बाय डेल टी, है ना। अब ये अगर हम इसके जगह पुट करें तो C बाय एम एस होगा ना, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस। तो वही होगा कि मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, एम बी एस बी, ये क्या हो जाएगा, एम वाटर एस वाटर। हमें चाहिए क्या, मास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, एम बी एस बी बाय एस वाटर, होगा ना। कोई दिक्कत है किसी को, क्या दिक्कत है, नहीं ना। ये क्या है, कोई बॉडी लिया, अगर उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट दिया तो 1 डिग्री राइज किया। अब इतना ही मास लेना है जिसमें Q अमाउंट देने पे, हीट देने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए, उसी को क्या बोलेंगे। जितना मास जरूरत हुआ है इस मास को ही क्या बोलेंगे, इस वाटर के मास को क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट। आई बात समझ में। लगता है आज खा पी करके नहीं आए हो। अरे खाना खाओ और पढ़ो, अभी काम ही क्या है। 11th-12th में आए हो, जम करके खाओ, जम करके पढ़ो। कोई दिक्कत है, खाते रहो पढ़ते रहो, और मैं हूं ही पढ़ाने के लिए, पढ़ाता रहूंगा। तो आया वाटर इक्विवेलेंट समझ में। आगे बढ़े, चले अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। इसको एल से डिनोट नहीं करते, इसको सिंपली समझे लेटेंट हीट। ये क्या होता है, कभी नाम सुने हो, कोई भी जिस तरह से हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े, अब उसी तरह से लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट पढ़ना पड़ेगा। लेटेंट हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर ना बदले, और बॉडी का क्या हो जाए, फेज बदल जाए। यानी कि फेज बदलने का मतलब क्या हुआ, अगर आइस है तो वाटर बन गया, फेज बदला, वाटर है तो वेपर बन गया, फेज बदला। आई बात समझ में। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन हो, यानी कि इसमें क्या हम कहेंगे, अगर ये आइस है, ध्यान देना, आइस है, ठीक है, आइस बदल जाएगा किस में, वाटर में, फेज बदला, लेकिन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहें इसका डिफिनीशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ एनी बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ एनी बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। फेज बदला, कितना हीट दें इसमें, कितना हीट दें कि उसका फेज बदल जाए। तो मान लीजिए अगर क्यू हीट ये लिया, इसका फेज बदल गया वाटर में, ठीक है। यही है लेटेंट हीट। अब आते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आइस भी लेना है तो 1 ग्राम आइस लेना है, वाटर बदल करके 2 ग्राम हो जाएगा। अरे अरे 1 ही ग्राम रहेगा ना,
1 ग्राम वाटर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तब जितनी हीट की जरूरत होगी उसे ही क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नहीं होगा, क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां से देखें यूनिटरी मेथड से, अगर इसका कोई मास लेते हैं m मास, ठीक है, m मास को चेंज करने में, मास तो खैर 1 ही ग्राम इसमें लेना ही है, तो देखें इस तरह से इसका फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा। ऐसा मिलेगा, बस इसी को क्या करना है, यूनिटरी मेथड से ले आना है। तो लिखो m मास ऑफ एनी बॉडी, इफ मास इज m, ऐसे लिखो, इफ मास इज m then at constant temperature phase is changed by supplying constant temperature, phase change होता है q amount of heat supply से। तो यूनिट मास कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज करने के लिए कितने हीट की जरूरत होगी, तो क्या हो जाएगा Q बाय m, और यूनिट मास को जितने हीट की जरूरत होती है फेज चेंज करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, L। तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू ml। फॉर्मूला आया ना, तो बस है, जो फॉर्मूला है उसको डिफिनीशन से ही लाया गया है, डिफिनीशन में सेट करना है m मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फेज चेंजिंग, रिक्वायर्ड हीट इक्वल टू Q, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, Q इक्वल टू ml, वेयर L इज लेटेंट हीट, m इज मास ऑफ बॉडी, और Q तो हीट रिक्वायर्ड है ही। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फेज चेंज के बारे में सोचेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फेज चेंज नहीं होना चाहिए, वाटर ही 10 डिग्री से बढ़ा करके 90 डिग्री पे ले जाएंगे, 100 डिग्री पे ले जाएंगे, ठीक है। अगर फेज चेंज नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पेसिफिक हीट वाला, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा T। अगर फेज चेंज किया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q इक्वल टू ml। यही दो फॉर्मूला है, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो देख ही चुके हो। आई बात समझ में, तो आगे बढ़े। अब देखें इसी में कि आइस और वाटर दोनों ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करता है। अगर आइस है, ठीक है, क्या है, आइस, अगर इसमें रेगुलर हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर में ही चेंज होगा, और वाटर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, और ये आइस भी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब लगता होगा ये हीट क्या करेगा, आइस गेन करेगा, हीट गेन करेगा, आइस वाटर में गया, फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर दोनों का क्या है, कांस्टेंट ही है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइस वाटर में गया तो क्या लगेगा, लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो जो एनर्जी की इसको जरूरत हुई, कम एनर्जी देंगे
जितनी जरूरत है उतनी नहीं देंगे तो कुछ ही वाटर होगा, आइस बचा रह जाएगा। देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे, उतना ही जरूरत देंगे। जैसे मान लो 10 ग्राम आइस है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कन्वर्ट करना है इसमें 10 ग्राम आइस में, सॉरी वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने दो, ठीक है। अब जरा देखें इसमें कितना हीट देने की जरूरत होगी, तो इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ml होगा ना। ये m मास ऑफ वाटर, l लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है याद है, 80 होता है। यानी कि इसको यदि 800 कैलोरी एनर्जी दे दें तो ये किस में जाएगा, वाटर में चला जाएगा, अब आइस नहीं बचेगा। लेकिन अब यदि सोचें कि इसको 400 कैलोरी ही दिया जाए तो क्या होगा, 5 ग्राम वाटर होगा और 5 ग्राम आइस होगा। अरे ये बात समझ में है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, दिक्कत है कमेंट करें, पूछें, मैं हूं जवाब देने के लिए। है दिक्कत, तो यही है। तो आइस और वाटर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी रह सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी रह सकता है। कंप्लीट चेंज होने के लिए Q इक्वल टू ml फार्मूला से हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, वाटर और वेपर साथ साथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या दोनों एग्जिस्ट करेगा, कितना डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब लगता होगा कि वेपर से वाटर लाएंगे, वाटर से वेपर जाएंगे, इसमें भी ऐसे ही लगेगा। अगर वाटर है कितना, 10 ग्राम, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको हम 10 ग्राम वेपर करें, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कंप्लीट फेज चेंज हो गया ना। तो कंप्लीट फेज चेंज हो गया तो क्या चाहिए, Q इक्वल टू ml, m कितना 10 ग्राम, और वेपर का, वाटर से वेपर जा रहा है ना, तो वेपर का जो होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट वो होता है तुम्हारा 540, तो कितना मिला, 5400 कैलोरी। लेटेंट हीट का क्या होगा, Q/m यानी कि जूल, या कहें कैलोरी पर ग्राम, ग्राम है तो कैलोरी में लेना पड़ेगा, तो कितना होगा 5400 कैलोरी। अगर इतना हम इसमें क्या करें, इतना कैलोरी हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, तो सारा वाटर वेपर में जाएगा। अगर 5400 से कम प्रोवाइड करते हैं तो क्या सारा वाटर वेपर बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ वाटर रहेगा कुछ वेपर रहेगा। आई बात समझ में, अब लगता होगा चला गया, वेपर है तो उसको रोक सको तो देख लो, मेजर कर सको तो कर लो, लेकिन बंद करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाटर और वेपर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब देखें, अगर तुम्हें कहा जाए आइस, ठीक है, ये आइस है और ये वाटर में बदलेगा तो कौन सा होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, क्यों, ऑफ आइस से वाटर में गया तो फ्यूजन, अब लगता होगा वाटर से आइस में जाएगा तब, देखें वाटर से आइस तो क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन,
आई बात समझ में? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। अब जो फ्यूजन है वही सॉलिडिफिकेशन है। अगर यहाँ भी हम 10 ग्राम लेते हैं, 10 ग्राम वाटर बना, अगर 10 ग्राम वाटर को फिर आइस में बदलेंगे, नाम भले बदल गया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं बदलेगा। यहां से भी जो फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू ml ही लगाएंगे, और यहां से भी जो फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू ml ही लगाएंगे। टेम्परेचर फिक्स रहना होगा, ठीक है। तो फ्यूजन कहें तो भी और सॉलिडिफिकेशन कहें तो भी एक ही बात, नाम बदलेंगे, काम तो वही। अरे जितना हीट लेगा आइस से वाटर बनने में, उतना ही हीट एनर्जी रिलीज करेगा वाटर से आइस बनने में, ठीक है। नाम केवल बदलेगा, फ्यूजन आएगा वही, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम वाटर से क्या बना ले, वेपर। तो क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई बात समझ में? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वेपर से वाटर आ जाए तो इसको क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। 3-4 टर्म है जिसको याद रखना है, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर सब में क्या रहेंगे, अपना अपना टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर हमेशा इसमें कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लेटेंट हीट की बात हो रही है। इसमें सिर्फ फेज चेंज करेगा, ना कि टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करे लेकिन फेज चेंज नहीं करे। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। कुछ नोट करके लिख लें, वो भी नोट ही था। लेसेंट हीट ऑफ आइस, ध्यान रहे, आइस से वाटर में जाएगा, वाटर से आइस में जाएगा, आइस से वाटर में जाएगा तो फ्यूजन, वाटर से आइस में जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन। दोनों के लिए एक ही बात होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी, 80 कैलोरी पर ग्राम होता ना, Q इक्वल टू ml, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय ml, तो फिर बनेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपर कितना, वेपर जब है तो वाटर में जाएगा, और वाटर से वेपर में जाएगा, एक ही आएगा लेटेंट हीट, ये ध्यान रखना है। इसका कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1। यूनिट क्या होगा, क्या होता है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय m डेल टी, यानी जूल। लेकिन यहाँ के क्या करेंगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, या यहाँ सॉरी सेंटीग्रेड का। और इसको चाहो तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल। कैलोरी क्या है, CGS, जूल क्या है, SI।
कोई दिक्कत है? तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर का फिक्स होता है, आइस का कितना होता है? आइस कहें वाटर कहें, आइस से वाटर जाएगा या वाटर से आइस जाएगा? आइस का होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लें जल्दी। वेपर का भी यही होता है, ये इतना याद रखना है। ध्यान रहे उल्टा भी चलेंगे तो यही लिखेंगे, वेपर से वाटर में जाए, वाटर से वेपर में आए, यही लिखेंगे। आइस से वाटर में जाए, वाटर से आइस में आए, यही लिखेंगे। आई बात समझ में? तो नोट कर लें इसे। और अब हम इसके प्रॉब्लम पे आते हैं। लिखें फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस at -10 degree centigrade to 10 gram of vapor at 110 degree centigrade। लिख लिए? एक बार फिर क्या है, 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 10 ग्राम वेपर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका प्रॉब्लम है? कैलोरीमेट्री का। एक करेगा हीट लॉस, दूसरा करेगा हीट गेन, यही है ना? ठीक है, अब जरा देखें कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे। 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वेपर में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखें आइस सबसे पहले क्या करेगा, कितने हीट की जरूरत होगी, हम बारी बारी से देखें, समझ में आएगा। सबसे पहले आइस किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर में। -10 है तो 0 डिग्री पर भी क्या होता है? आइस होता है। तो बारी बारी से जाए, 10 ग्राम आइस ही रहेगा एट किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस दौरान ये हीट रिलीज करेगा या हीट गेन करेगा? बोलो। -10 है, 0 है, टेम्परेचर बढ़ा या घटा? टेम्परेचर बढ़ा। क्या फेज चेंज हुआ? नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेम्परेचर बढ़ता घटता है और फेज चेंज नहीं होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? ms डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। तो यहां से क्या हो जाएगा? डेल क्यू ms डेल्टा टी। m कितना? 10 ग्राम। s कितना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का अभी भी बताया हूं कितना होता है? 0.5। और डेल टी तो कितना हो जाएगा? डेल टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 10। ये 10 हो जाएगा, 10 इससे कट जाएगा तो कितना बचा? 10 कैलोरी। अब देखें आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब आइस को हमको क्या करना पड़ेगा? क्या डायरेक्ट वाटर बना दें? वाटर बना देंगे तो फेज चेंज हो जाएगा। बीच में ये फेज चेंज नहीं करेगा। 10 ग्राम आइस है, सॉरी 10 ग्राम आइस वाटर में बदलेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या फेज चेंज हुआ? हुआ।
टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फेज चेंज हुआ, तो क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, ml, m कितना 10 ग्राम, l आइस का कितना 80 बताया था, कितना होता है 800 कैलोरी। अब वाटर हम बना चुके जीरो पे, क्या होगा, इसको एनर्जी देंगे, कितने एनर्जी की जरूरत होगी यही पूछा जा रहा है। इसको एनर्जी दिया गया कितना 10 कैलोरी दिया गया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया। अभी भी एनर्जी दिया गया कि लिया गया, दिया गया, इसको दोगे तब ना ये फॉर्म होगा वाटर में। 800 कैलोरी दिया गया। अब 10 ग्राम वाटर कितना टेम्परेचर पर ले जाए, 100, डायरेक्ट 110 नहीं, बारी बारी से ले जाए, तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर बदला है, फेज वही है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, ms डेल्टा टी ना, ms वाटर का 1 और डेल्टा कितना 100, कितना मिला 1000 कैलोरी। इसके बाद फिर ले जाएं, 10 ग्राम वेपर बनाना है, ठीक है, अभी वाटर पर पहुंचे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री। अब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज चेंज हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml, m कितना 10, वेपर, वेपर का कितना होता है, वाटर से वेपर जाए या वेपर से वाटर जाए लगेगा एक ही, क्या होता है उसका 540, कितना हो जाएगा 5400 कैलोरी। अब हमें 110 पे वेपर देखना है ना, तो क्या करें, 10 ग्राम वेपर एट 110, तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेपर ही है लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, ms, m कितना 10, s कितना, वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5, वाटर का 1 होता है, आइस और वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 होता है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना 10, ये 10 10 कट जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा 50 कैलोरी होगा ना। यहाँ पर देखें ये भी 10 10 कटेगा तो ये 50 होगा ना, 10 कैसे होगा, आई बात समझ में। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए, इसको Q1 नाम दो, इसको Q2 नाम दो, इसे Q3 नाम दो, इसे Q4 नाम दो और इसे Q5 नाम दो, तो कितने हीट की जरूरत होगी, हीट एनर्जी की जरूरत होगी कि आइस क्या करे, वेपर में कन्वर्ट हो और टेम्परेचर -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए। तो सारे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो नेट हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस Q5, सारे को ऐड करोगे उतना कैलोरी आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया, मैं पूरा हीट पढ़ा दूंगा और इसी तरीके से चलेगा, ढेर सारे प्रॉब्लम बनाएंगे और आईआईटी को क्रैक करवा के छोड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम ठान लो और मेरे साथ बने रहो तो क्या मजा ले आईआईटी का नहीं होना, पक्का है। कई स्टूडेंट हमारे कर चुके हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता था वो भी कर चुके हैं। बस कंटिन्यू रहे, करते रहे, समझते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, हो गया, आज अच्छे जगह प्लेस्ड हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, कॉलेज से निकल चुके हैं। मैं 2015 से ही पढ़ा रहा हूँ, अब अपना इंस्टीट्यूट भी खोल चुका हूँ, जिन्हें पढ़ना हो
वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैरिया बस स्टैंड के अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में, गेट नंबर 1 के अपोजिट में अपना बिल्डिंग है, अपना जमीन है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। हॉस्टल के साथ इंस्टीट्यूट इसी वर्ष से खोलने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग आ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7488615225। यहाँ पर फूडिंग, लॉजिंग, और मैं भी इसी बिल्डिंग में रहूंगा। एकदम स्कूल लाइक एनवायरनमेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सवेरे यहाँ पर 4 बजे जगाया जाएगा। 6 बजे तक रेडी हो जाना है। 6 से 6:30 के बीच हल्का नाश्ता दिया जाएगा। 6:30 से 9 बजे तक सेल्फ स्टडी करना होगा, यहाँ निगरानी में करना होगा। हम भी आएंगे डाउट सॉल्व कराने के लिए। फिर 10 बजे से क्लास चलेगा। 10 से 4 जैसे स्कूल का होता है। तुम्हारा 10 से 4 कंटिन्यू नहीं चलेगा, पर डे 2 या 3 सब्जेक्ट चलेगा, 1.5 घंटे का, यानी कि 3 से 4.5 घंटे। और इस दौरान जो टाइम मिलेगा, इस टाइम में अब तुम्हारी मर्जी है, रेस्ट करो या फिर पढ़ो। फिर शाम को अगेन 6:30 बजे से 9 बजे तक मेरे द्वारा ही सेल्फ स्टडी करवाया जाएगा। हमारे टीम मेंबर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे सेल्फ स्टडी करवाने के लिए, और हम भी फिर रात को भी उपस्थित होंगे, जो भी डाउट हुआ है उसे क्लियर करवाने के लिए। इसके बाद भी नहीं हुआ, उसके लिए वीडियो भी रहेगा। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यानी हर हाल में सीखना ही सीखना है। पूरे 80 वर्मा हो, IIT का क्वेश्चन बैंक हो, ये सब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को दिखाया जाएगा। क्योंकि सब कुछ क्लास में करना संभव नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, कैसे प्रॉब्लम अप्रोच है वो करवा सकता हूँ, प्रैक्टिस तुम्ही को करना है। उसके लिए भी तुम्हें सुबह शाम सेल्फ स्टडी कराया जाएगा। उस दौरान भी जो डाउट हुआ पूछ सकते हो, और हर डे वीडियो भी साथ साथ चलेगा। इस टाइम के अलावा जिसे पढ़ना है, सोना नहीं है, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी रहेगा, उस लाइब्रेरी में वीडियो चलेगा। जहां भी जिसे डाउट है, 1-2 नहीं रहेगा, उससे भी ज्यादा होगा। और वहाँ टीवी चला दिया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है जहाँ से भी है उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे टीम मेंबर के द्वारा ही। और उस वीडियो को देख करके समझ सकते हो। अब तो टेक्निकल ज़माना है, टेक्निकल का यूज करके क्या नहीं किया जा सकता, कम टाइम में बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। तो आए, जुड़ें और IIT क्रैक करें। आज के लिए इतना ही।